वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है KF3 बिजनेस लॉ। हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसका टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल, और इसमें हम कुछ पास्ट एग्जाम्स को भी डिस्कस करेंगे। फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक पार्टी ने वैलिड टेंडर किया है, उसने परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसका रिफ्यूज़ल कर दिया उसको एक्सेप्ट करने से। तो अगर मामला गुड्स एंड सर्विस का हो तो इसको हम पहली कैटेगरी के तौर पे देखेंगे, और जब मामला पैसों का होगा तो फिर वो सेपरेट कैटेगरी के तौर पे देखा जाएगा। सो पॉइंट पढ़ते हैं। Where the promiser offers to deliver the goods or services, but the promisee refuses to accept, the following rules apply. गुड्स और सर्विसेज फिर दोबारा ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है, और प्रोमिसर जो है वो प्रोमिसी को नॉन परफॉर्मेंस के लिए सू कर सकता है और डैमेजेस क्लेम कर सकता है, जिसमें वो डैमेजेस भी शामिल हो सकते हैं जो कि उसने जब डिलीवरी की थी और गुड्स उसने एक्सेप्ट नहीं की तो उसे गुड्स वापस लेकर जानी पड़ी, और प्रोमिसर डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, यानी उसकी अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं जब गुड्स एंड सर्विसेज का वैलिड टेंडर रिफ्यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर एक सिनेरियो से भी कवर करते हैं। नईम प्रॉपरली टेंडर गुड्स टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट आसिम रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द गुड्स। तो यहाँ पे एक वैलिड टेंडर ऑफ गुड्स जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। अब नईम के पास क्या क्या ऑप्शन हैं वो देखते हैं। नईम डज नॉट हैव टू डिलीवर गुड्स लेटर एंड कैन सू आसिम फॉर डैमेजेस काज्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। तो दोबारा गुड्स डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, डैमेजेस के लिए केस कर सकता है, और नॉन परफॉर्मेंस के लिए भी लायबल नहीं होगा। तो याद रखना है कि ये रूल है जब गुड्स एंड सर्विसेज का वैलिड टेंडर रिफ्यूज किया जाए। अब सेकंड देखते हैं, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी। तो ये सेकंड सिनेरियो है, वेयर द प्रोमिसर ऑफर्स टू पे द अमाउंट बट द प्रोमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द सेम, द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। तो इसमें दो रूल्स हैं। नंबर 1, प्रोमिसर इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे द अमाउंट। जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आपने अभी भी पे करनी है। प्रोमिसर विल नॉट बी लायबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर। नॉर्मली ये होता है कि जब पेमेंट डिले कर दी जाती है तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि ओरिजिनल अमाउंट के साथ एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट के तौर पर भी दिए जाएं। लेकिन अगर एक वैलिड टेंडर ऑफ मनी हुआ था, दूसरी पार्टी ने पैसे एक्सेप्ट नहीं किए थे, तो फिर प्रोमिसर को ओरिजिनल अमाउंट तो स्टिल पे करनी है, लेकिन इंटरेस्ट के लिए वो लायबल नहीं है फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर। उससे पहले तक का जो टाइम है उसके लिए स्टिल लायबिलिटी होगी। तो यहां पर भी हम सिनेरियो देखते हैं। Nadeem properly tendered rupees 75,000 to Asim in accordance with the terms of contract, but Asim refused to accept the amount. Naeem would still be liable to pay 75,000 to Asim later, but will not be liable to pay any interest due to delay in payment. तो जो 75,000 देने थे वो अभी भी देने हैं, लेकिन कोई मजीद इंटरेस्ट उस पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो बातें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। अब इसके ज़रा हम इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म को भी ज़रा देखते हैं कि वो इन जनरल उसका इफेक्ट क्या है। When a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise। अच्छा, refused to perform तो है कि भाई आपने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। Disabled himself from performing his promise in its entirety का मतलब है कि आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसके बाद आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक शख्स किसी दूसरे को जो है एक स्पेसिफिक गुड्स हैं जो बड़ी स्पेसिफिक हैं, यानी यूनिक हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन बाद में वो किसी और को सेल कर देता है, तो उसने अब अपने आप को डिसेबल कर दिया है कि वो उस प्रॉमिस को परफॉर्म ही नहीं कर सकता। द प्रोमिसी मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पे वाइडेबल हो जाता है, लेकिन वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू भी कर सकता है अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूस। तो वो एंड भी कर सकता है दूसरा शख्स, और वो उसको कंटिन्यू भी कर सकता है। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड का भी और कंटिन्यूस का भी। ये हमारे पास जो दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों, एक इसमें एंड को और एक कंटिन्यूस को एक्सप्लेन करेगी। Asma, a singer, enters into contact with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months। अच्छा, अब 2 nights in every week का मतलब है कि 6 days तक की एब्सेंट नहीं हो सकती, मैक्सिमम 5 days की एब्सेंस हो सकती है, क्योंकि वरना एक वीक में टोटल 7 days हैं, तो 5 weeks तक की एब्सेंस हो सकती है। एंड बाबर इंगेजेस टू पे हर ₹100
फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। ऑन द 6th नाइट आसमा विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ। तो देखें जब 6th नाइट को एब्सेंस हो गई तो इसका मतलब है कि आसमा ने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया। बाबर इज एट लिबर्टी टू पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो बाबर की मर्जी है कि वो एंड करना चाहे तो एंड कर सकता है। सिनेरियो दोबारा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। आसमा सिंगर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर द मैनेजर ऑफ अ थिएटर टू सिंग एट हिज थिएटर 2 nights एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months एंड बाबर engages टू पे हर एट द रेट ऑफ 100 फॉर ईच नाइट। यहां तक तो बात सेम है। ऑन द 6th नाइट आसमा विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ, यहां तक भी सेम है। विद द असेंट ऑफ बाबर, यहां से बात अब चेंज हो रही है। आसमा सिंग्स ऑन द 7th नाइट, यानी कंटिन्यूस के ऊपर फोकस किया गया। बाबर हैज सिग्निफाइड हिज acquiescence in the continuance of the contract and cannot now put an end, क्योंकि उसने continuous को यहाँ पे चूज कर लिया। But is entitled to compensation for damages sustained by him through Asma's failure to sing on the 6th night। तो वो बाबर के पास ये चॉइस है कि वो एंड भी कर सकता है, बाबर के पास चॉइस है कि वो उसे कंटिन्यू भी कर सकता है, और कंटिन्यू भी करेगा तो जो डैमेजेस हुए हैं एब्सेंस की वजह से उनको स्टिल वो क्लेम कर सकता है। तो ये तो हमारा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल पे पॉइंट्स थे। अब कुछ पास्ट एग्जाम्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास एक पास्ट एग्जाम है स्प्रिंग 2015 जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय मासूम एंड मुबारक, मासूम हैज ऑफर्ड टू डिलीवर 300 रोलेक्स वॉचेस टू मुबारक ऑन 1st March 2015। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एडवाइज मासूम अबाउट द कंडीशंस which must be satisfied for constituting a valid offer of performance। offer of performance means attempted performance। तो इसको जो लॉ में जिस तरीके से लिखा हुआ है, हमने इसके 7 एसेंशियल्स पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि ऑफर मस्ट बी अनकंडीशनल, पहला एसेंशियल तो यही था। मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, अंडर सच सर्कमस्टांसेस दैट मुबारक may have a reasonable opportunity of ascertaining that मासूम is able and willing there and then to deliver 300 Rolex watches। तो उसमें यह कि उस डिलीवर भी प्रॉमिसी को किया जाए। मुबारक, द प्रॉमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द वॉचेस ऑफर्ड आर द रोलेक्स वॉचेस एंड आर 300 इन नंबर, यानी इंस्पेक्शन कर सके तो तभी वो हो सकेगा। तो अनकंडीशनल हो, प्रॉपर टाइम पर हो, प्रॉपर प्लेस पर हो, रीजनेबल असरटेनिंग की अपॉर्चुनिटी हो, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन हो। तो ये सब पॉइंट्स अगर पूरे हो रहे होंगे तो इसको एक वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। तो फॉर 3 मार्क्स इतना इनफ है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, महबूब अ प्रोमिसर एंड सहूलत अ प्रोमिसी एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सहूलत रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट। ब्रीफली स्टेट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ महबूब अगेंस्ट सच रिफ्यूजल, आल्सो स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल्स तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किए थे वैसे ही लिख दिए जाएंगे, और जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि महबूब जो है उसने तो परफॉर्मेंस की कोशिश की है, तो अब उसे दोबारा गुड्स डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, और कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो इस पर हम देखेंगे। तो महबूब वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस, ही विल नॉट लूज हिज राइट टू क्लेम डैमेजेस, वो परफॉर्म ना भी करे स्टिल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ही विल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वाइडेबल एट हिज ऑप्शन। इन केस ऑफ परफॉर्मेंस बाय सहूलत ऑन महबूब डिमांड, महबूब विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। हाँ, अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो स्टिल कंटिन्यू हो सकता है। फिर वही पॉइंट्स हैं कि अनकंडीशनल होनी चाहिए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर प्लेस पे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ असरटेनिंग के सही पर्सन को सही तरीके से की जा रही है, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग्स ऑफर्ड जो है वो सही है, तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और फिर एक एडिशनल पॉइंट है कि अगर सेवरल जॉइंट प्रॉमिसेस हों तो किसी एक को भी अगर आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल कंसीडर होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।